Namaste everyone. Let's continue Sandeha chapter. This is part 2 video. In last video हमने देखा था कि राम निहाल जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, वह किसी अपराध का प्रायश्चित कर रहा है. व्हाट इज प्रायश्चित? प्रायश्चित वो गिल्ट फीलिंग होती है जब हम कुछ गलत करते हैं. व्हेन वी डू समथिंग रॉन्ग, तो हम अपने आप को जो पनिशमेंट देते हैं दैट इज कॉल्ड प्रायश्चित. तो जो कुछ प्रायश्चित कर रहा था, वो रो रहा था एंड खुद को दुखी था. एंड श्यामा उसे पूछती है कि उसके दुख का कारण क्या है. तो राम निहाल वो स्टोरी बता रहा है. तो राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है. तो यहाँ राम निहाल अपने आप को और वो श्यामा को वो बहुत मानता है, उसकी आइडियल है जैसे हम कह सकते हैं. तो श्यामा को बोलता है कि तुम्हारा जो कठोर व्रत है, कठोर मतलब वेरी डिफिकल्ट वन, वैधव्य दैट इज विडो लाइफ, जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है एंड उसको विडो कहते हैं. ओके, तो उस फीमेल को विडो कहते हैं. तो उसकी जो लाइफ है उसको विडो लाइफ, वैधव्य का आदर्श देखकर, मतलब किस तरह तुम अपनी, जैसे पहले के जमाने में ऑब्वियसली जो एक विडो लाइफ थी, आज भी हमारी कंट्री में बहुत जगह जो विडो लाइफ है उसको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन में और बहुत मुश्किल होती है. उस तरह की लाइफ तुम जिस तरह से निभा रही हो, फुलफिल कर रही हो, जी रही हो जिस तरह से, उसे देखकर, मतलब तुम्हारी इतनी टफ, इतनी डिफिकल्ट जो वैधव्य की लाइफ है, वो तुम जिस तरह से निभा रही हो, वो देखकर मुझे अब विश्वास हुआ है कि मनुष्य अपनी वासनाओं का, वासना मतलब डिजायर्स, कुछ ज्यादा जो डिजायर्स होती है उनको दमन कर सकता है. दमन मतलब खत्म करना, टू फिनिश, या कहीं का बोल सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हो. तो मतलब तुम्हें देखकर मुझे अब ये रियलाइज हो रहा है कि हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रख सकते हैं, किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है. व्हाट इज अवलंब? अवलंब मतलब सहारा. कौन सा सहारा? सपोर्ट. जो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम है, जिसे देख के तुम जी रही हो, वो काफी स्ट्रांग है. उस राम निहाल को क्या लगता है, क्या सपोर्ट सिस्टम है श्यामा का? तुम्हारे सामने बालकों का झुंड मतलब जो तुम्हारे बच्चे हैं, जो हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है. तो जो तुम्हारे बच्चे हैं वो तुम्हें कहीं ना कहीं एक ताकत देते हैं, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखने के लिए या अपनी लाइफ को आगे जीने के लिए अच्छी तरह से. तो जो बालकों का झुंड है खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं, जैसे बहुत सी देव मतलब गॉड के स्टेचू होते हैं, जैसे बहुत सी भगवानों को श्रृंगार से सजाकर, अच्छे से सजाकर उन्हें हृदय की कोठरी, हृदय मतलब मन में, अपने दिल में, हार्ट में, हृदय की कोठरी को मंदिर बना लिया है. जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसने भगवान को ही अपने मन में बसा लिया है एंड अंदर छुपा के मन को ही उसने मंदिर बना लिया है. मंदिर मतलब फिर वहां कहीं कोई गलत काम ना हो, कोई गलत इच्छा दिल में ना आ जाए, एंड डिसिप्लिन, अनुशासन से वेरी सॉर्टेड अपनी लाइफ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए जिए. परंतु तुमको जो ये सपोर्ट सिस्टम मिला, जो तुम्हारे बच्चे हैं एंड जो तुमने अपने आप को इतना अनुशासन में रखा हुआ है, डिसिप्लिन में, परंतु किंतु मुझको वह कहाँ मिलता, मतलब मुझे ऐसे सपोर्ट सिस्टम, इतनी शक्ति मुझे कहाँ से मिलती? उसे क्यों नहीं मिलती? उसकी लाइफ कैसी थी राम निहाल की? भारत के, इंडिया के भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट प्रदेशों में, स्टेट्स में छोटा मोटा व्यवसाय, छोटी मोटी जॉब, नौकरी नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया. मतलब राम निहाल की लाइफ कैसी थी? अपना पेट भरने के लिए, पैसों के लिए, जिंदगी चलाने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में छोटी मोटी नौकरी करता था. मतलब आज इधर कल उधर, कल उधर, कहीं भी ऐसे कोई परमानेंट एड्रेस नहीं. ऐसा करते हुए जब मैं तुम्हारे घर में आया, तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया. मतलब घर क्या होता है? एक जहां हम रह सकते, उस काइंड ऑफ फीलिंग उसे कहाँ मिली? उसे श्यामा के घर पे मिली.
मैं जब से संसार को जानने लगा, जब से मैं इस दुनिया को जान रहा हूँ, तभी से मैं ग्रहहीन था। ग्रहहीन, होमलेस, होमलेस मतलब जिसके पास घर न हो, उसके पास कोई छत नहीं, कोई अपना नहीं है कहने को, अकेला इंसान, कोई घर नहीं, कुछ प्रॉपर्टी नहीं। मेरा संदूक एक छोटी सी बैग और ये थोड़ा से सामान और थोड़े बहुत चीजें जो मेरे उत्तराधिकार का अंश था। व्हाट इज उत्तराधिकार? उत्तराधिकार जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है और उसके बाद हम हमारे बच्चों को देंगे। तो जो उत्तराधिकार है, जो विरासत में मुझे मिलता आया है, तो उसे क्या मिला था? वो जब से अपने होशो हवास में था वो ग्रहहीन था, मतलब उसके पास घर नहीं था, उसका कोई नहीं है, और उसके पास सिर्फ क्या था? एक बैग और कुछ सामान। अब उसे ही, उस कुछ बैग और सामान को ही अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता है। मतलब अपनी पीठ पर, जैसे कोई गधा या कोई एक घोड़ा चीजों को अपनी बैक पर रख के घूमते रहते हैं, तो वैसे उसके पास क्या था? घर के नाम पे सिर्फ एक बैग और थोड़ा सा सामान, और वह उसे ही लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे घूमता रहता था। ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। कंजर मतलब यायावर, घुमक्कर प्रजाति। व्हाट इज घुमक्कर प्रजाति? जैसे इंग्लिश में कहते हैं नोमैड, जो वो लोग दे ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, मतलब जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। तो जैसे कंजर अपनी गृहस्थी, अपने गृहस्थी मतलब घर चलने का सामान, सारा घर का जो भी सामान है, वह एक टट्टू, एक पोनी पर, एक शॉर्ट छोटा घोड़ा जिसे बोलते हैं, उस पर लाद के एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। उसी तरह मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे घूम रहा था। इस कारण मेरी जो इच्छाएं थी उन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर पाता था, एंड मैं तुम्हारे जैसा कभी बन नहीं पाया था। और घर क्या होता है वो मुझे कहाँ आके पता चला? श्यामा तुम्हारे घर आके ये बात मुझे समझी। ओके, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को ना होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। ये राम निहाल के खुद के बारे में जो विचार है, क्या थे? कि मैं चतुर था, आई वॉज क्लेवर। कितना क्लेवर? इतना क्लेवर, इतना स्मार्ट जितना इंसान को होना नहीं चाहिए। लाइक आई वॉज, मैं ओवर स्मार्ट था, अधिक चतुर था, कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट था। ऐसे ओवर स्मार्ट लोग क्या करते हैं? उन्हें लगता है कि हम चतुराई से कैसे भी अपना काम निकाल ही लेंगे, एंड इतने ओवर स्मार्ट होने से क्या हो जाता है? अभागा बना लेते हैं। अभागा मतलब अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट क्यों? वो क्यों ऐसा बोलता है कि ओवर स्मार्ट लोग भगवान की दया, उनकी ब्लेसिंग से वंचित, वंचित मतलब डिप्राइव्ड, उनकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती है। उसे लगता था कि उसके इतने ओवर स्मार्ट है कि हम अपनी किस्मत को भी बदल देंगे, इसलिए कहीं ना कहीं वो अनफॉर्चुनेट हो जाते हैं और भगवान की दया से डिप्राइव्ड रहते हैं, उन्हें वो भगवान की दया, ब्लेसिंग्स नहीं मिल जाते हैं। मेरी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन, मेरे उन्नतिशील विचार, आगे बढ़ने को, लाइफ में कुछ और आगे बढ़ना है, ऐसे जो विचार थे उससे क्या होता था? वे विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे मतलब मुझे जो मिला अपना पेट पालने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं करता चला गया। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा देता रहा। अपनी कुशलता, इफिशियंसी से, अपनी चतुराई, अपनी इफिशियंसी से अपने भाग्य, जो किस्मत है, जो फेट है, उसको मैं धोखा देता रहा। मतलब मुझे लगता था कि मैं सब कुछ कर ही लूंगा, यह भी मेरा पेट भर देता था। मेरा पेट मतलब अपना लाइफ कमा लेता था, पेट भर लेता था। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता था कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ। यह दाव मतलब, व्हाट इज दाव? जैसे कोई गलत काम करना है या कुछ भी, कैसे भी करके अपना काम निकालना है, तो आज मैंने ये काम किया, ये करके तो मैं विजयी हो ही जाऊंगा, मतलब आई विल गेट सक्सेस, और मैं सुखी होकर, संतुष्ट होकर, चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा। किंतु वह मृग मरीचिका थी। व्हाट इज मृग मरीचिका? मिराज। मिराज मतलब जो हमें लगता है कि इट इज ट्रू, बट एक्चुअली वह एक
मिराज है, एक वो सच्चाई नहीं है। जैसे हमें लगता है डेजर्ट में पानी है, बट होता है वहां पानी नहीं रहता है। इसी तरह राम निहाल को लगता था कि मैं जो सोचता था कि मैं भगवान भी नहीं, मैं अपनी किस्मत से भी ज्यादा कुछ ना कुछ करके मैं अपना पेट पाल ही लूंगा और कभी ना कभी कुछ ऐसा दाव लगा दूंगा कि मेरे सारे तकलीफें दूर हो जाएंगी और मैं संसार के एक कोने में बैठ के सुखी रहूंगा। परंतु ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। यही उसे अब रियलाइज हो रहा है। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, अब वो धीरे धीरे मेन स्टोरी पे आ रहा है कि मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा वे लोग बड़े ही सुशिक्षित और सज्जन हैं। तो श्यामा के यहाँ आने से पहले राम निहाल कहाँ नौकरी करता था? वो पटना में करता था। वे लोग कैसे थे? सुशिक्षित, पढ़े लिखे, सज्जन, अच्छे लोग। कौन था? हमने कैरेक्टर स्केच देखा है फर्स्ट पार्ट में, ब्रज किशोर। मुझे मानते भी बहुत थे, मतलब अच्छा रिस्पेक्ट भी करते थे। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना पड़ेगा ही। इतनी बात कहकर राम निहाल चुप हो गया। अब राम निहाल फ्लैशबैक में जाके स्टोरी बता रहा था। अब वो बोल रहा है कि मैं जहाँ पहले काम करता था, दे वर गुड पीपल, और पर तुम्हारे और वो लोग मुझे बहुत मानते हैं, और तुम्हारे यहाँ क्या है? घर जैसा एक सुख है, परंतु अब मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। और यही बात राम निहाल को सैड कर रही थी, और इसी कारण राम निहाल रो रहा था। उसे श्यामा के घर से जाना पड़ रहा था। तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी। ऐसा कौन बोल रहा है? श्यामा बोल रही है। किससे? राम निहाल से, कि बस स्टोरी बताते रहो, मैं ये था वो था ऐसा था वैसा था, काम की तो कोई बात ही नहीं की। श्यामा और कुछ कहना चाहती थी कि उसे रोककर राम निहाल कहने लगा, स्टोरी कंटिन्यू, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक, वेल विशर, मित्र, फ्रेंड और रक्षक, एक प्रोटेक्टर, अपना खुद जैसे तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो, समझता हूँ। फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। तो यहाँ पे राम निहाल कैसा है? बहुत सैड है, कंफ्यूज्ड है। वो बोल रहा है अगर मैं तुमसे नहीं कहूंगा तो मेरे मन में जो इतना बोझ है वो मैं किससे कहूंगा। ये चैत है ना? हाँ ठीक है ना, ये चैत है। व्हाट इज चैत? चैत जैसे हम लोग जैन, फेब, मार्च, अप्रैल मंथ होते हैं, वैसे ही हिंदू कैलेंडर में चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, श्रावण जो मंथ के नाम होते हैं, तो एक मंथ, तो कौन सा महीना चल रहा है? लाइक वी से ये अगस्त है ना, तो वैसे ही राम निहाल कह रहा है ये चैत है ना, ठीक है ना। कार्तिक मतलब कार्तिक मंथ की पूर्णिमा। व्हाट इज पूर्णिमा? फुल मून। तो कार्तिक की पूर्णिमा थी। तो वो आप स्टोरी बता रहा है कि कार्तिक की पूर्णिमा के दिन क्या हुआ था उसके साथ। तो कार्तिक का जो फुल मून डे था, कार्तिक मंथ का नाम है, जैन फेब वैसे ही चित्र वैशाख कार्तिक महीना। तो कार्तिक की फुल मून पूर्णिमा के दिन मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। अब ये कहाँ की स्टोरी है मैं आपको बता दूं, ये पटना की स्टोरी है। तो पटना में जहाँ पे घाट रहते हैं, घाट जैसे नदी का किनारा रहता है, जैसे गंगा किनारा, वैसे जो किनारा रहता है उसे घाट कहते हैं। तो घाट का नाम क्या है? दशाश्वमेध घाट। उस घाट पर संध्या इवनिंग को काम खत्म करके जहाँ घूमने के लिए जब मैं जा रहा था, तभी ब्रज किशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो। हु इज ब्रज किशोर? हमने पार्ट 1 में देखा था। ब्रज किशोर सज्जन से पर बहुत लोभी इंसान है, लोभी ग्रीडी इंसान है। और ब्रज किशोर श्यामा के यहाँ रहने से पहले राम निहाल ब्रज किशोर के घर के वहां काम करता था, नॉट घर पे, उनके ऑफिस में काम करता था। तो जब वो शाम को घूमने जा रहा था तो उनके ब्रज किशोर ने कहा कि तुम तो रोज ही गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आ गए, एक रिलेटिव आए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठाकर घुमाते आओ, मुझे आज छुट्टी नहीं है। एक बजरे, व्हाट इज बजरा? बजरा मतलब एक बिग बोट,
जो रूफ जिसपे रूफ रहता है, लाइक नॉट ओपन, कवर्ड, जिस पे रूफ रहता है, जो नदी, आप यू कैन इमेजिन पटना में गंगा किनारे जैसे घाट पे बहुत सी बोट घूमती रहती है, तो ऐसी ही बोट को बजरा कहते हैं। तो ब्रज किशोर ने कहा कि मेरे कोई रिलेटिव्स आए हुए हैं, संबंधी रिलेटिव्स, तो आज तुम अपने साथ उन्हें भी घुमाओ, मतलब तुम उनके साथ घूमने जा रहे हो तो उनको भी घुमाओ। अब इनके जो रिलेटिव थे, कौन थे वो दो रिलेटिव, हमारी कहानी के दूसरे दो कैरेक्टर की एंट्री हो रही है अब। मैंने स्वीकार कर लिया, ऑफिस में बैठा रहा, थोड़ी देर में, मतलब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ओके आपके रिलेटिव्स को घुमाऊंगा। ऑफिस में बैठा था, क्यों, वो वेट कर रहा था किसकी। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष, एक मेल के साथ एक सुंदरी स्त्री निकली, मतलब एक हस्बैंड वाइफ बाहर आए। कौन थे वो हस्बैंड वाइफ, हमने पार्ट 1 में देखा था उनका नाम, वो थे मनोरमा और मोहन बाबू। एक सुंदर स्त्री निकली और समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना होगा। ब्रज किशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है, मतलब मान मंदिर भी वो घाट का नाम है। तो अब तक दो घाटों के नाम आ गए, नंबर 1 दशाश्वमेध घाट, सेकंड मान मंदिर घाट। वहां का बजरा, वहां की बोट वो अच्छी है। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा ना होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। ये बात किसने कही, ये ब्रज किशोर बाबू, जो उनके जो रिलेटिव थे, एक पुरुष और एक स्त्री, एक मेल और एक फीमेल, उनसे कह रहे हैं कि आप लोग राम निहाल के साथ, राम निहाल हमारी कहानी का जो कहानी फ्लैशबैक में लेके जाके स्टोरी बता रहा है, तो आप राम निहाल के साथ चले जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्रज किशोर अपने रिलेटिव से ये बात कह रहे हैं कि आप उनके साथ चले जाओ, राम निहाल के साथ, और मान मंदिर घाट पर जो बजरा है वहां पे घूम आओ। ये बात सुनकर किसने कैसे रिएक्ट किया, घूमने की बात सुनकर, पुरुष, पुरुष के मुंह की रेखाएं कुछ तन गई। स्त्री ने कहा, अच्छा है, आप काम कीजिए, हम लोग तब तक घूम आते हैं। तो पुरुष कौन था, पुरुष था मोहन बाबू। उनके मुख पर की रेखाएं कुछ तन गई, जैसे उनको सुन के कुछ अच्छा नहीं लगा ये बात। पर जो स्त्री थी, स्त्री कौन थी, मनोरमा। मनोरमा को ये सुन के जैसे कुछ अच्छा फील, खुश हो गई, जैसे कि अच्छा ठीक है आप मत आओ, आप काम करो, हम लोग घूम आते हैं। लाइक कहीं लग रहा था कि वो खुश है ब्रज किशोर बाबू के ना आने से। तो अब कौन कौन जा रहा है, राम निहाल दो लोगों को घुमाने ले जा रहा है, एक है मनोरमा और एक है मोहन बाबू। हम लोग मान मंदिर पहुंचे, बजरे पर चांदनी बिछी थी, चांदनी फुल मून डे है तो मूनलाइट, बजरा बोट। पुरुष कौन है, मोहन बाबू जाकर ऊपर बैठ गए। तो जो एक नाव आप इमेजिन करो, एक बोट है, तो मोहन बाबू, 3 लोग हैं, उन्हें बैठना है बोट में। तो मोहन बाबू पहले ही बोट में जाके बैठ गए। पेढ़ी लगी थी, पेढ़ी, व्हाट इज पेढ़ी, पेढ़ी वो एक जो प्लैंक रहता है ना, जो हमें जो नदी किनारा जो घाट रहता है, उससे बोट पे पानी में जाने के लिए, तो दोनों के बीच में एक प्लैंक रहता है, वुडन प्लैंक, जिसपे चल के हम लोग बोट में बैठते हैं, दैट इज प्लैंक, उसको बोलते हैं पेड़ी। तो एक बोट है और ये लोग घाट पे सीढ़ियों पे खड़े हैं। मोहन बाबू पहले चले गए हैं। मनोरमा को चढ़ने में जैसे डर लग रहा था, मनोरमा फीमेल कैरेक्टर। मैं बजरे के कोने में खड़ा था। हु इज मैं इज राम निहाल। राम निहाल ऑलरेडी बोट में एक कॉर्नर पे हैं। मोहन बाबू ने बोट में बैठ गए हैं। मनोरमा कहाँ है, मनोरमा घाट के जो स्टेप्स हैं उधर अभी भी खड़ी है, उसे डर लग रहा है उस पेड़ी, उस प्लैंक पे चढ़ने के लिए। हाथ बढ़ाकर मैंने कहा, मैंने, राम निहाल ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया, जिसे हम किसी को मदद करने के लिए एक हाथ आगे देते हैं कि यू कैन कैच माई हैंड, होल्ड कर एंड आप बोट में आ जाओ, ऐसे आप चले आइए, कोई डर नहीं। उसने हाथ पकड़ लिया। किसने किसका हाथ पकड़ा, मनोरमा ने राम निहाल का हाथ पकड़ लिया, क्यों, बजरे पे बैठने के लिए। ऊपर आते ही मेरे कान में धीरे से उसने कहा, उसने, मनोरमा ने कहा, मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, तनिक सावधान रहिएगा,
नाव की बात है। अभी इमेजिन कीजिए कि राम निहाल हाथ दे रहा है, मनोरमा ने हाथ पकड़ा है, होल्ड किया है, एंड वो बोट पे बैठ रही है। बैठते बैठते जब दोनों पास से गुजर रही है राम निहाल के, तब उसके कान में विस्पर करती है, धीरे से कहती है कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, मतलब उन्हें पागल लोग बना रहे हैं, कुछ कुछ है भी, और थोड़े थोड़े तो पागल ऑलरेडी है, तो थोड़े सावधान रहिएगे, बी अलर्ट। नाव की बात है, वाई नाव की बात है, मतलब चारों ओर पानी है, कहीं कुछ गलत हो गया तो कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके लिए हमें पछताना पड़े, कोई भी ऐसे अनहोनी कोई बुरी बात ना हो जाए, तो जस्ट बी अलर्ट, ऐसे कह के उसने पहले ही राम निहाल को, राम निहाल जो यंग बॉय है, उसका नाम है यंग बॉय, मतलब जो शिक्षित युवक है हमारा हीरो, राम निहाल को पहले ही अलर्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होता है, वी विल सी इन द पार्ट 3 वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय, कीप रीडिंग, बाय बाय एवरीवन।